रोक रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र राठौड़, पूर्व पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी 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 सर, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कोरोना का संकट एक तरफ देश में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार अपने संबोधन से जिस तरीके से बार बार आकर बातचीत यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। और आज बारी थी ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की। क्या कुछ लगता है आपको, कितना अहम रोल निभाएगा आज की बातचीत? निश्चित तौर पर जब हिंदुस्तान की बात होती है तो लोगों के ज़हन में आता है कि गांव में बसने वाला एक देश जी। और इस देश के अंदर जब ग्राम स्वराज्य की बात होती है तो राजस्थान अपने आप को गौरवान्वित इसलिए भी महसूस करता है कि 1957 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले से बाड़सरी गांव से ग्राम पंचायत का उदय हुआ था। और उन ग्राम पंचायत और ग्राम सरकार की बात 73वें और 74वें संशोधन में संविधान के संशोधन के माध्यम से ये तय हुआ था कि ग्राम पंचायत अपने आप में एक स्वायत्तशासी इकाई होगी। गांव की सरकार ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत की तर्ज पर ग्राम सचिवालय होगा। इस प्रकार की संस्थाओं से देश के प्रधानमंत्री जी का सीधी बातचीत जी मैं समझता हूं कि भूतो न भविष्य। मैंने आज तक मेरे संसदीय जीवन में कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा, प्रधानमंत्री की बात छोड़ू, मैंने मुख्यमंत्री भी नहीं सुना जिसने कभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रधानों से और जिला प्रमुखों से सीधी बात की होगी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज गांव के अंदर प्रशासनिक इकाई और गांव के व्यक्ति का अगुवाई करने वाला गांव का सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान जी इनका मनोबल जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मजबूत होगा और जब इनको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर और ग्राम पंचायत के पंच तक इस लड़ते हैं, तभी तो हिंदुस्तान में कोरोना हारेगा। मैं वो मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा उनकी इस शानदार और जानदार पहल के लिए। जी बिल्कुल सर। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सरकार की ये भी रही है क्योंकि कोरोना जब शुरू हुआ था, जब इसका ये महामारी बढ़नी शुरू हुई थी, तो सबसे ज्यादा सब लोगों के दिमाग में यही था कि अगर ये चीज गांव तक पहुंच जाएगी तो ये जो अभी संख्या 20,000 के पार हमारे देश में संख्या चली गई है कोरोना संक्रमितों की, तो ये अभी डबल देखने को मिलती। तो सरकार की तारीफ भी यहाँ पर करनी पड़ेगी जिस तरीके से एक रोक लगाने में, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में इस चीज को रोका गया है। देखिए, मैं इसमें ये बात और जोड़ना चाहता हूं जी कि जब देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू की बात की और उसके बाद कोरोना के योद्धाओं के सम्मान में ताली और थाली बजाने की बात कही और उसके बाद में जब लॉकआउट 2 अलग अलग चरणों में हुआ, इसकी पालना अगर सर्वाधिक रूप से अनुशासित रूप से हुई है तो गांव के अंदर हुई है। गांव के गांव उस मार्च के उस प्रथम सप्ताह के अंदर 9 मार्च को दीपावली के स्वरूप में दीप जला रहे थे, अपने घर के सारी लाइटें बंद करके थाली बजा रहे थे। और मैं समझता हूं कि एक सीधा जुड़ाव लगता है कि एक व्यक्ति अपनों से अपनों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में कहीं नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी जिनसे बात कर रहे हैं उनसे देश का सबसे बड़ा प्रधान सेवक अलग है और गांव का सेवक अलग है। दोनों के बीच में जो जुड़ाव देखने को मिला, ये अधिक मिला और इसीलिए तो देश एक लाइन में खड़ा है कोरोना को हराने में। जी जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज जिस तरीके से अपने संबोधन में यहाँ पर बातचीत की थी गांव-गांव तक स्मार्टफोन पहुंचाने की, और गांव की मैपिंग भी अब ड्रोन के जरिए की जाएगी, तमाम जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे, तो पूरे गांव को, पूरे जो देश का, क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन का यहाँ पर दौर प्रधानमंत्री ने शुरू किया। तो कैसे देखते हैं आप आगे जाके हमारे गाँव का भविष्य, हमारे देश के गाँव का भविष्य? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विलेज मैपिंग की बात कर दी, अब गांव का योजनागत विकास हो, चाहे गांव में किसी बीमारी के विरुद्ध लड़ने की बात हो, ये भावना गांव के अंदर जागृत होगी। आत्मा, जब गांव की आत्मा जागेगी तो प्रदेश और देश की आत्मा जगेगी। मैं तो समझता हूं कि एक बहुत बड़ी पहल होगी। राजस्थान ने हिंदुस्तान का गांव करवट लेगा और अपने संवैधानिक दायित्व के साथ, संवैधानिक कर्तव्य के साथ गांव का व्यक्ति एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जब जुटेगा तो उसके बड़े सुखद परिणाम आएंगे। जी
जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं लोगों के साथ में इस महामारी के बीच में, और लगातार बार बार संबोधित करके लोगों को, देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को? मैं समझता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल जी के बाद में जी अगर कोई किसी प्रधानमंत्री की देश ने बात सुनी है जी और देश जिसमें अपना आदर्श और अपना अखबार, अपना अभिभावक देखता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और इसी कारण से जब बार बार वो आकर लोग राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो पूरा देश ठहर जाता है। लोग टेलीविजन पर निगाह गड़ाए बैठे रहते हैं, उनके एक एक वाक्य को आदेश मानते हैं। यही तो जुड़ाव है और यही कह रहे हैं कि अब इसीलिए अब भारत नहीं, विश्व के मंच पर WHO जैसी संस्थाएं, अब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं कह रही है कि हिंदुस्तान ने किस कोरोना वायरस को हराने के लिए जो रणनीति और जो एकजुटता दिखाई वो विश्व के दूसरे देशों ने नहीं दिखाई। एक सवाल जी रमेश जी। राजेंद्र राठौड़ जी से एक सवाल है मेरा कि वो यहाँ पे जो है मंत्री भी रह चुके हैं और बहुत इनका जो है विधायी की जो अनुभव है उनका एक लंबा, लेकिन ये क्या कारण है कि राज्य सरकारें जब इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जब संशोधन करती है और दूसरी जब सरकार आती है तब उन्हीं में संशोधन करके वापस करती है, तो एक ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून या फॉर्मेलिटीज क्यों नहीं होती जिसमें कि बगैर किसी संशोधन के जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर पर है वो अपना काम है जो स्व तरीके से करे? बार बार जो बदलाव होते हैं इस तरह के तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती है। देखिए रमेश जी, आपको मालूम होगा कि जब राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया था, उस समय चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायतों को, इनको सारा पैसा पहले सरकार के बजट से मिलता था, सरकार की निर्भरता होती थी। इन संशोधनों के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग बना। अब राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा सीधा ग्राम पंचायत के खाते में जाना प्रारंभ हो गया। हाँ, ये बात आपने सही है, मुझे अफसोस भी है, मैंने इस बात को उठाया भी है कि मौजूदा राजस्थान की सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा, जिसमें मैंडेटरी है संवैधानिक रूप से 15 दिन में पहुंच जाना चाहिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अलग अलग खातों में, उसे अभी रोक रखा है। फाइनेंशियल क्लेचेज में है, राज्य वित्त आयोग का पैसा भी रोक रखा है। परंतु मैं समझता हूं कि मूलभूत जो काम है उसमें सरकारों को संशोधन करने का अधिकार 73वें और 74वें संशोधन के बाद लगभग समाप्त हो गया। हालांकि ये सही है कि आज पंचायत समिति में बीडीओ है, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम विकास अधिकारी है और जिला परिषद के अंदर सीईओ है, ये कई बार दखलंदाजी करते हैं, परंतु मूल रूप से हर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्वायत्तता से अपना काम कर सकती है। और इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत राज संस्थाओं में एक क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात को अहर्ताओं में जोड़ा था, जो इस सरकार ने बदल दी। पढ़ा लिखा सरपंच होगा तो मैं इसी बात को उठाना चाह रहा था कि जब आप जनप्रतिनिधियों के जो चयन के जो क्राइटेरिया एक बार अगर बन जाता है और कानून का रूप ले लेता है, नियम और प्रक्रियाओं का हिस्सा बन जाता है, फिर बार बार अगर उसमें अगर बदलाव होती है तो फिर दिक्कतें पैदा होती है। राठौर साहब, मैं निश्चित तौर पर आपकी इस बात से सहमत हूं। आज जब देश के अंदर साक्षरता का प्रतिशत 80 के आंकड़े को छू रहा है, देश में के अंदर हमारे देश को लोग कहते हैं कि ये देश नौजवानों का देश है, पढ़े लिखे लोगों का देश है, तो कुछ इतनी बड़ी संस्थाएं जिसमें सीधा पैसा आता है तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, कुछ सरकारें संशोधन करती है। ये मूल रूप से पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम स्वराज की आत्मा पर चोट है। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर आप पढ़े लिखे लोगों के बारे में बात करें, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये था, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कोरोना के संकट के बीच तस्वीरें देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो काफी मजबूती के साथ यहाँ पर इस संकट से लड़ रहे हैं, और इसका नतीजा हमें देखने को भी मिल रहा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम संख्या कोरोना संक्रमितों की देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शहरों की हालत देखें तो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आज 2000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या कुछ आपको लगता है मुख्य कारण रहा है दोनों तस्वीरों में? देखिए, ये पहली बार इस देश के अंदर एक अलग अनुभव हो रहा है। जी, आपने सही बात कही कि ये कोरोना वायरस का संक्रमण
अभी शहरों पर खास तौर पर मैं अगर महानगरों की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की राजधानी की बात करूं, मुख्यमंत्री जी के गृह नगर की बात करूं, हमारी शिक्षा नगरी कोटा की बात करूं, जी। अजमेर की बात करूं और उदयपुर की बात करूं, इनमें संक्रमण बढ़ा है। जी। इसके पीछे सब वासियों को नहीं, इसके पीछे एक कारण है। मैं उस बात पर इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मेरी बात को कुछ लोग अन्यथा ले जाएंगे। आपने देखा होगा रामगंज आज बिल्कुल हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसके अंदर की जमात के लोगों ने ये कहना चालू किया कि खुदा इस प्रकार का खुदा का नाम लेना, इकट्ठे होकर नाम लेना, कोरोना नजदीक नहीं आएगा। कोरोना के नाम पर हमें इकट्ठा करने के लिए रोकने का काम सरकार कर रही है। तो एक वातावरण ऐसा बन गया और आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे, ये सारे शहरी क्षेत्र भुगत रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने